चलिए, तो कहां तक हुआ था भाई पिछले क्लास में? रदरफोर्ड की अचीवमेंट तक हुआ था। तीन बड़ी चीज अचीवमेंट थी उनकी। किसी भी एंगल पे गिरने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा। सर सेकंड पॉइंट, हाँ सर आपने जो बताया जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, हाँ हाँ तो सर वो जो अल्फा पार्टिकल है वो कभी भी टच नहीं करेगा उसको। कभी नहीं, कभी नहीं। न्यूक्लियस से कभी कोलाइड थोड़ी हो। चार्ज है सर ना बेटा, दोनों पर सेम सर चार्ज है अगर तो ज्यादा इंटेंसिटी से डाले और नहीं हो कितना पाएगा। भी इंटेंसिटी से डालोगे तो चार्ज का रिपल, सेम चार्ज रिपेल नहीं करेंगे। करेंगे सर तो नहीं हो। चाहे कितना भी फोर्स लगा दिया जाए, लेकिन दो लोगों के मास को एक कर सकते हो, लेकिन दो चार्ज को एक नहीं कर सकते। समझ गए? क्योंकि उतनी एनर्जी कहाँ से लाओगे? यस सर। माइक, किसी का माइक से आवाज आ रहा है, इसका मतलब वो आदमी है नहीं क्या? कोमल राजपूत, समर्थ मारू। हाँ सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। माइक ऑफ करने में भी 1 मिनट लगता है। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले थे आज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ना भाई, काव्य पाठक। हाँ सर। चलो, तो ऐसे रो रो करके बोल रही हो चाय नहीं मिला है? नहीं सर, ऐसा नहीं। घर वाले चाय भी नहीं दे रहे हैं? क्या बोले कि जब तक अच्छे नंबर नहीं लाओगी तब तक चाय पानी बंद? कोई बात नहीं, इस संडे को 100 आउट ऑफ 100 ला देना। हाँ, 0 नंबर आप लाइए, हमें पसंद है, लेकिन कोई नकल ना करेगा इधर उधर से। अपने दम पे शुरुआत 0 से भी की जा सकती है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक। पहले देखिए, पहला ड्रॉबैक क्या था? पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि पहला बात कि ये बिल्कुल क्लासिकल फिनोमिना है। इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना गया है। रदरफोर्ड मॉडल इज टोटली क्लासिकल मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज पार्टिकल। तो लिखो, इन रदरफोर्ड मॉडल, इन रदरफोर्ड मॉडल electron is considered as particle। इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है? हाँ यान। सेकंड पॉइंट समझिए, जबकि हम जानते हैं कि आज के डेट में दुनिया का कोई भी पार्टिकल डुअल बिहेवियर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। दूसरा पॉइंट, ले फंस गए क्या हम? हाँ सर। कोई बात नहीं, 1 मिनट में सही हो जाएगा, तब तक हम बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट है कि he has no idea about orbits. He has no idea about orbits. ऑर्बिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था उनके पास। ये क्या हो गया यार? हाँ ठीक। He has no idea about orbits. ऑर्बिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। अब सर्कुलर पाथ में घूमता है या वो तो मान लो गंदगी रखा रहता है तो मक्खियां भी उसके चारों तरफ घूमती हैं। समझ गए? कुछ गुड़ गिरा दो, चीनी शुगर गिरा दो तो चींटियां भी चारों तरफ घूमती हैं। तब कैसा घूमना, ये उनको आइडिया नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक कि जब कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो तीसरा और यही सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक, वी नो दैट when accelerated charge particle moves, when accelerated charge particle moves, जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव्स करता है तो देखो ये चार्ज पार्टिकल है, तो अगर चार्ज पार्टिकल कहीं रख दिया जाए रेस्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड आ जाएंगी, तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगी। तो मूव्स, इट emits electromagnetic radiation। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन continuously decreases। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी और एक ऐसा समय आएगा, अ टाइम विल कम when the total of energy of electron becomes zero and it bombard on nucleus। वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। बोलो, and a time will come, एक ऐसा समय आएगा when total energy becomes zero। जब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रॉन विल बम्बार्ड ऑन न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन विल बम्बार्ड ऑन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। सो इस प्रकार न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। So he was not able to explain the existence of nucleus। So he was not able to explain the existence of nucleus। इसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इस पे जाके धम्म से गिर जाएगा। तो बोलो हाँ यार, मतलब जैसे सन अर्थ के चारों तरफ, अरे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है और धीरे धीरे वो जाके गिर जाए सन पे ही, तो फिर हम लोग का इतना बिल्डिंग बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, तुम लोग को इतना पढ़ाना, ये सब तो आग में मिल जाएगा। आया ना? तो Yes, sir. Yes, sir. he was not able
to explain the stability of न्यूक्लियस। क्या ये बात, ये इनका मेजर फॉल्ट है कि जब भी कोई भी दुनिया में मॉडर्न फिजिक्स बोलती है, मॉडर्न केमिस्ट्री बोलती है कि दुनिया में जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी छोड़ता है, रिलीज करता है। उस एनर्जी रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब रेडिएशन कोई रिलीज करेगा, अब हमारे शरीर से रेडिएशन हमेशा निकलने लगेगी, हम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर धीरे धीरे हम सूख करके कांटा हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन खल्लास हो जाएंगे। बोलो। अच्छा, चौथा ड्रॉबैक, ये भी बात समझने की, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है तो उसका फिक्स कोई ऑर्बिट तो है नहीं, तो उससे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो जो एक्सपेरिमेंट में आना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन बोहर ने जब अपना मॉडल दिया तो उन्होंने देखा कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो आ ही नहीं रहे। मार्केट में 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। अब कोई कहे नहीं हमें 7 रुपए का सिक्का चाहिए, तो 7 रुपए का सिक्का तो मार्केट में है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सारे नोट को सिक्का में बदल देंगे, तो इसका मतलब कि 100 रुपए का भी सिक्का होना चाहिए, 500 रुपए का भी सिक्का होना चाहिए, 2000 का भी सिक्का होना चाहिए। लेकिन सिक्का तुम देख रहे हो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब समझ रहे हो, या तो 1 रुपए है, या तो 5 रुपए है, या तो 10 रुपए है, इसके अलावा 2 रुपए है, और कोई सिक्का तो नहीं है। तो जब कॉइन नहीं है तो इसका मतलब जब ये कॉन्टिन्यूअसली घूम रहा है तो इससे निकलने वाली रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस आनी चाहिए। लेकिन बोहर ने देखा कि उसमें ब्रेक आ रहा है, कुछ रेडिएशन आ रही है, कुछ रेडिएशन नहीं आ रही। बोलो। हाँ, चलो, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के हिसाब से when electron emits energy, when electron emits energy, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगी, बोलो, then all type of radiation should be observed, सभी टाइप के रेडिएशन या शुड बी इमिटेड, इमिट इसे करना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली देयर वाज अ डिसकंटिन्यूटी, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि there was discontinuity in spectrum lines, या all radiations are not emitted by electron. It was observed that all radiations were not emitted by electron। ऐसे सोचो, अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको बनाया है तो सबके लिए सेम नजर होनी चाहिए उसकी। तुम्हें भी उसी नजर से देखेगा, हमें भी उसी नजर से देखेगा। अब ऊपर वाला किसी पे बढ़िया से ध्यान दे रहा है और किसी पे खराब से ध्यान दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो ऊपर वाले के साथ गड़बड़ हुआ है। बोलो। तो इसमें जब कोई आदमी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो सभी टाइप के रेडिएशन उसमें आने चाहिए थे, लेकिन इसमें कुछ रेडिएशन आ रहे थे, कुछ रेडिएशन गायब थे। मेरी बात को समझो, जैसे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर गिरा रहे हो
टेम्परेचर गिर रहा है उसका, फॉल इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हो रहा है। वीडियो ऑन रखिए सब लोग। तो अगर मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब्सटेंस है तो 70 भी आना चाहिए, 60 भी आना चाहिए, 50 भी आना चाहिए, 80 से 1 के 0 के बीच में सब आना चाहिए अगर 0 तक ठंडा हुआ हो सब्सटेंस तो। हाँ लेकिन सर। 80 के बाद अचानक Yes, 60 आ sir. रहा है, 70 पे आ ही नहीं रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि 70 टेम्परेचर क्यों नहीं आ रहा है? क्या 70 पे एग्जिस्ट नहीं करता है क्या सब्सटेंस? कुछ तो लोचा है। तो लोचा ये थी, मैं तुम्हें अभी थोड़ा हिंट दे रहा हूं तो ये समझ जाओगे पॉइंट, कि जब बोहर ने कहा कि कुछ फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक अलग वेवलेंथ आएगी, यहां से जंप करेगा तो एक अलग आएगी। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं बीच में, तो वो वाली वेवलेंथ कहां से आएगी? नहीं आएगी। बोलो। ऑर्बिटल। यस सर। हाँ, तो जब बोहर ने ऑर्बिट्स को फिक्स कर दिया तो वो डिसकंटिन्यूटी को एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, वो लास्ट ऑर्बिट में फिर भी वो कोलाइड क्यों नहीं होता? लास्ट कहाँ ऑर्बिट तो इंफिनिटी तक जाएंगे। मतलब सबसे पहले ऑर्बिट न्यूक्लियस से सबसे मतलब जैसे मान, सुनो मेरी बात, लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन पास आता रहता है, तो वो ये लास्ट मतलब सबसे पहले ऑर्बिट में जाके उसके बाद न्यूक्लियस से क्यों नहीं कोलाइड होता? तो यही तो ड्रॉबैक था बोहर का कि न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाना चाहिए, नहीं बता पाए। तो इसको ये नहीं बता पाए तो आगे की थ्योरी में पढ़ेंगे ना क्यों न्यूक्लियस पे जाके नहीं गिरता है। बोल लो। ठीक है, चल फिर उसके बाद 5वां पॉइंट लिख लो, ईटीसी लिख लो। इतना ड्रॉबैक निकालेंगे तो 75 पॉइंट हो जाएंगे। नो आइडिया अबाउट सबसेल एंड ऑर्बिटल, सबसेल ऑर्बिटल का कोई आइडिया नहीं था। तो भैया हम ऐसा कर दें क्या कि एक आदमी को होस्ट बनाते हैं, वो निकाल दिया करे जिनका वीडियो ऑफ है उनको। सर मेरा वीडियो ऑफ है क्योंकि मेरे पास वेबकैम नहीं है आज। अच्छा, और ये जोसु चौको तुम्हारे वीडियो क्यों ऑफ है? चौको, इसका मतलब ये यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ नहीं है तो वेटिंग रूम में चलिए। हाँ चलिए भैया, ठीक है। तो इसीलिए बोहर मॉडल आया। सो बोहर मॉडल केम इन फॉर्म, इसीलिए बोहर मॉडल की जरूरत पड़ी। तो बोहर मॉडल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो तुम्हें बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो होगा दुनिया में कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही। अनिकेत एंड चौको, आवाज आ रही है हमारी? क्या बात, चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसके डुअल नेचर होते हैं। एक होगा आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
wave nature of electromagnetic radiation, और दूसरा होगा आपका particle nature of electromagnetic radiation। ठीक है, अब तुम समझो। सर सर रे- सर हाँ हाँ, मुझे इसके पहले वाले ने पूछना था, ड्रॉबैक्स में सर मैक्स कितने पॉइंट्स लिखने के, मतलब आंसर ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का आता है बोर्ड्स में? क्या ड्रॉबैक पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ओके सर। सर और आपने लास्ट पॉइंट क्या बताया, वो आप रिपीट करोगे? लास्ट पॉइंट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो रेडिएशन छोड़ेगा, तो सभी वेवलेंथ मिलनी चाहिए रेडिएशन में, लेकिन कुछ सर्टेन वेवलेंथ मिल रही थी, कुछ वेवलेंथ गायब थी। इसका मतलब बात को समझिए, जैसे कोई एलियंस जा रहा है तो उसके कदमों के निशान होने चाहिए कि नहीं, फुटप्रिंट जहां जहां गया है। अब 2 किलोमीटर तक उसके कदमों के निशान मिले, उसके बाद फिर कहीं धरती पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका तो यही मतलब निकालेंगे ना कि वहां से एलियन उड़ गया होगा, जमीन पे चला ही नहीं होगा। तो कुछ रेडिएशन इसमें नहीं दिखाई दे रही थी, इसका मतलब कि वो कॉन्टिन्यूअसली सभी ऑर्बिट्स में नहीं मूव कर रहा, मतलब ऑर्बिट्स का इनको आइडिया ही नहीं था, वो इसलिए गायब हो रही थी क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। मतलब हर रुपए का सिक्का नहीं बन सकता है, कुछ फिक्स रुपए का ही सिक्का बनेगा। ठीक है, इनके हिसाब से हर रुपए का सिक्का होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का, 4 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का सिक्का, 200 रुपए का सिक्का, 150 रुपए का सिक्का, सबका सिक्का होना चाहिए। लेकिन बोहर ने कहा नहीं, सिक्का कुछ फिक्स नंबर का ही छापा जाएगा देश में, क्वाइन सभी नंबर के क्वाइन नहीं बन सकते। समझ गए? अब देखो जरा ध्यान से समझना, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एक प्रकार की एनर्जी है, रेडिएशन का मतलब एनर्जी। तो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, याद है, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर क्या कहता है? एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास एंड मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। बोलो। यस सर। तो अगर मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी है तो इसका मतलब मास के भी 2 नेचर आने चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी के 2 नेचर आ रहे हैं और एनर्जी ही मास है तो सो मास also should have dual nature। हाँ, मास में भी डुअल नेचर होता है। ये इसे किसने दिया था? डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। ये बताए थे कि मास के भी 2 नेचर होते हैं, मास भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का काम करे। तो इसे तो हम लोग 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी वेव्स हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर वो क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन क्या? और डुअल नेचर के बारे में लिखा ब्रैकेट में। So mass would also de Broglie
पढ़ा जाता है डिब्रॉगली, लिखा जाता है डिब्रॉगली। ठीक है। तो देखो पहला लिखते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। जितने टीवी या दूरदर्शन, रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची सब सुनते हो, रडार वडार, वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इश्यू। तो इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम क्या कहेंगे, इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and propagation. All these three are mutual perpendicular to each other. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं, ये ऐसे ये ऐसे, और वो चलती रहती है। मतलब प्रोपगेशन ऐसे होता रहेगा, दोनों सब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, mutual perpendicular. So it consists इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को क्लब करने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्लब करके लाइट की वेलोसिटी लाई थी, C=1/ε0 μ0। ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, μ0 मैग्नेटिक फील्ड से आता है, और इन दोनों का अंडर रूट मल्टीप्लाई, इसी को लाइट की स्पीड सी कहा जाता है। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बदल नहीं सकती। ये लाइट की खोज सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अदरवाइज दुनिया में जो कुछ भी तुम वेव महसूस करते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बच्चा ही है, समझ गए। तो इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को एम से डिनोट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, साहिल यस सर। तुम्हारा सॉल्व हुआ? हाँ सर। तो हमें भेज देना, ठीक है। हाँ। म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा आपका डायरेक्शन। ऐसे चलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन, तो ऐसे चलती है। जाती रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, आप अपने बेडरूम में टीवी लगा के देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से छोड़ी जा रही है, सैटेलाइट से। नहीं तो आप टीवी को लेकर के छत पे चढ़ के देखते हैं ना, यार घर में कैसे आएगा सिग्नल।
इसलिए जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्टर्ब होने लगती है तो वहां सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे लिफ्ट में आप बंद हो गए, अब लिफ्ट में बंद हो गए तो अब वो मेटेलिक चीजों को वो करके उतनी इंटेंसिटी नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां आपके सिग्नल कमजोर पड़ जाते। हर्षन कुमार, आप वेटिंग रूम में जाना पसंद करेंगे? चलिए दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो नो एनी मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दूसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, नो एनी मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नो एनी मीडियम is required to travel electromagnetic wave, EM wave कहा जाता है। EMW, हम लोग को एक पेपर भी होता था EMW का पेपर, उसमें सब क्वेश्चन EMW के ही आते, और जिसको समझ में आ गई उसकी जिंदगी में BMW आ जाती। चलिए चौथा पॉइंट समझिए। जैसे आपने सुना होगा कि लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो विग बॉयर आ जाता है, बचपन में सुना है, छोटे छोटे कहानियों में लोग बताते थे कि एक लाइट प्रिज्म करके तो 7 कलर आ जाते हैं, स्पेक्ट्रम वॉयलेट से लेकर बोलो बोलते हैं ना। स्पेक्ट्रम लाइन। Yes. तो वैसे ही जितनी भी वेव्स हैं दुनिया में, ऑल आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे आप समझिए, गामा रे, गामा रे का नाम सुने, अल्फा बीटा गामा। Yes, sir. उसके बाद रेडियो वेव में भी 2 होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग रेडियो वेव यूज की जाती है रडार वडार में, डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट रेडियो वेव, नमस्कार मैं विविध भारती से कमल शर्मा बोल रहा हूँ, आप अपने मन पसंदीदा गाना सुनिए, वो शॉर्ट रेडियो वेव यूज करते हैं। उसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, समझ गए? कौन है भाई? ये डॉक्टर अली बाजा क्यों बजा रहे हैं भाई? कॉस्मिक रेज, टीटीसी। सर आया क्या? माइक ऑफ रखिए। ETC, all these are the spectrum of electromagnetic radiation। ये उसी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जैसे लाइट को तोड़ते हो तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम लोगे तो ये सब की सब दुनिया की सारी वेव आ जाएंगी। आर दी पार्ट मतलब समझ रहे हो, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही हिस्से होते हैं। मतलब आप समझ जाओ, दुनिया में जो भी वेव है उस सब का बाप एक ही है, EM वेव। सर उसी के खानदान से सब लोग सर बिलोंग साउंड करते हैं। हाँ बोल। कैसे इसके पार्ट होगा? हाँ सर साउंड वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है। वेव नाम में लगा देने से वेव थोड़ी हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसी वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सर
साउंड तो समझो एक छोटी सी एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह, मीडियम की जरूरत तो पड़ती है ना साउंड के लिए। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है वो तो। साउंड के लिए क्या होता है, हम मान लो बोल ले तो अब मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, इस एनर्जी को तुम्हारे कानों तक ट्रांसफर करते हैं। नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो हम अर्थ पे खड़ा होकर बोलते तो जुपिटर वाले हाय हेलो करना शुरू कर देते। समझ गए बालक? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जरूर होना चाहिए। सर 5वां पॉइंट, हाँ बोलिए। सर ये सब वेव्स वापिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकती है? ओहो, मुझे बात तुम नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लो हम लोग ईश्वर के अंश माने जाते हैं ना, बोलो। यस जीव को सर। कहा जाता है ना कि ईश्वर की संतान, ईश्वर का अंश है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम ईश्वर में कन्वर्ट हो जाओगे, ये कैसे कहा जा सकता है? इसका सभी रेज का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। ये हर रेज खोजी गई हैं, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी सबकी, लेकिन स्पीड सबकी एक ही होगी जो लाइट की स्पीड होगी। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM wave travels with same speed of light, travels with same speed, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, और इसको बोला जाता है C। तो अगर इसको समझ जाओगे तो थाइनोस जैसे पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखते थे, उसे उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मारने उड़ने, वो सीधा मीडियम चेंज करके निकल जाता था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रकट हो जाता था। देखे हो कि नहीं एवेंजर्स? वही तो देखते ही रहते लोग दिन में। नो सर। चलो देखो, दिव्य ने अपना गैलेक्सी दिखाना शुरू कर दिया, वीडियो ऑफ करके। तुम बाहर जाने वाले हो दिव्य। तो ये जितनी भी हैं सबकी स्पीड एक ही होगी। हाँ, बस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होगी। स्पीड सी, बट हैव नहीं। तो एक बात बताओ, विविध भारती वाले क्यों बोलते कि आप हमें सुन सकते हैं 100.6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? मतलब वो कहते हैं कि अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी 100.6 हर्ट्ज पे सेट करो, तभी हम तुम्हें सुनाई देंगे, नहीं तो हो सकता है कि रेडियो मिर्ची वाला सुनाई देने लगे। बात को समझ। तो बट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगा, लेकिन स्पीड दोनों की सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो न्यू इक्वल्स टू C बाई लेमडा, तो इसका मतलब न्यू इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट C। यही है स्पीड ऑफ लाइट। अब न्यू क्या है बताओ? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तुमने क्लास 9th में पढ़ा था, एक छोटा सा चिपकू टाइप का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू n लेमडा, पढ़ा था वेव मोशन साउंड वेव के लिए, या Yes, कोई sir. तो वेलोसिटी थी V। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये V वेलोसिटी से मूव करेगा नहीं, वो तो लाइट की स्पीड C से मूव करती, तो V की जगह C रख दो। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी n छोटे छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब एवेंजर्स के लिए ये n नहीं म्यू का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, और लेमडा वही रहेगा। तो न्यू लेमडा इज इक्वल टू C नहीं हो जाएगा?
वो आप पढ़ रहे थे क्लासिकल चीज, मतलब उसमें वेव, छोटी सी वेव है ऐसे घूम रही, ये लाइट ट्रेवल करती है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाएंगे, इसे पढ़ते हैं न्यू, NU। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम लो, सारी रेडिएशन पैदा हो जाएंगी खुद। जैसे हम यहाँ करें, नेक्स्ट छठा पॉइंट समझो, यहाँ ले लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसी से सब बने हैं। सबसे पहला है तुम्हारा, इसे बोलते हैं कॉस्मिक रेज, नाम आप सुने होंगे सबका, कॉस्मिक रेज। स्पेस में कहा जाता है कि यही रेज सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, हानिकारक भी होती है। कॉस्मिक रे के बाद गामा रे, गामा रे के बाद एक्सरे, नाम सुना है, प्रोफेसर रॉटजन को नोबेल प्राइज मिला था एक्सरे की खोज के लिए। आज की दुनिया में क्रांति है, एक्सरे 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 करा लो, एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ। कोरोना निगेटिव आ रहा है तो ही एक्सरे करा के, सीटी स्कैन करा के लोग देखते। उसके बाद हाँ, कॉस्मिक ने कहा गामा एक्सयूवी लाओ, अल्ट्रा वायलेट यूवी रे, इसे क्या बोलते हो? और अल्ट्रा वायलेट। फिर उसके बाद विजिबल। अब देखिए आपको याद करने का तरीका बता दे रहे। विजिबल पता है इसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा 400 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसका वेवलेंथ 400 से 750 के बीच है, तो वो आपको दिखाई देगी वेव। बोलो हाँ। तो सारे 7 कलर में दिखाई देते हैं। हाँ वही, मतलब 7 कलर में दिखाई देती है। बिग वायर बचपन में पढ़ते थे छोटे छोटे मदारी वाले। अब वो जमाना गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ तुम खेल रहे हो। देखो भाई काव्य, विजिबल के बाद कौन आता है काव्य? बोलो। इंफ्रारेड IR। उसके बाद इंफ्रा में ही फार इंफ्रा भी होता है, FIR, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। उसके बाद रेडियो वेव। फिर उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव, जो रडार दुश्मनों को एंटी डिफेंस सिस्टम में यूज किया जाता है, लॉन्ग रेडियो वेव। सर सोनार में होता है वो। हाँ, और इसमें रेडियो में भी एक होता है AM, एक होता है FM। तो तुमने देखा होगा 93.5 FM, 100.6 हर्ट्ज FM। तो वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाना सुनो, मौज करो, मन पसंदीदा गीत, गाने तराने। AM में जब स्विच करता है तो कुछ आता ही नहीं। हाँ, क्या रहता है? तो वेव की यह नेचर होता है। वेव नहीं, ब्रह्मांड में किसी भी चीज की देखेंगे आप, दो बेवकूफ मिलते हैं तो बड़ी जल्दी उनमें दोस्ती हो जाती है, या दो चालाक मिलते हैं तो जल्दी दोस्ती। एक बेवकूफ और एक चालाक मिल जाए तो बात ही नहीं करेंगे दूसरे से घंटों तक। तो वेव की भी वही नेचर होता है, अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो रेजोनेंस होता है, मतलब वेवलेंथ जो थी वो और बढ़ जाती है।
इसीलिए देखो तुमने कहा होगा कि पुल पे चलने वाले सैनिकों को ये नहीं बोला जाता है कि पुल पे भी कदम ताल मिला के चलो, फुट मिला के, लेफ्ट राइट सब एक साथ चल देंगे तो पुल ही धड़ाम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो पुल के पास भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो भी मास है तो उसके पास भी दोनों नेचर है, तो पुल की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, पुल भी वाइब्रेट करता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से इनकी मैच हो जाएगी तो पुल ही उड़ जाएगा, फिर सैनिक तो धड़ से गिर जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप अपने रेडियो को 100.6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे तो तुरंत वो इसको पकड़ लेगा और फिर बजने लगेगा अरिजीत सिंह का गाना। ठीक है, तो सर these are the AM और parts of- FM, ए और FM में क्या फर्क होता है? फर्क होता है, एफएम वो होती है जो हमें रेडियो वेव में सुनाई देती है, एएम पे लगाओगे तो सुनाई नहीं देगा। अब इसको ज्यादा डिटेल में यहाँ कैसे पढ़ाया जा सकता है बताओ। यहाँ हमारा ये बता रहे हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो तुम सुने हो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो इससे एक हिंट पता चली। अब हम तो ऐसे इसको याद करते हैं कि कॉस्मिक अंतरिक्ष में गए थे तो गामा ने कहा कि एक्सयूवी दिखाई दे रही है और बड़ी दूर है और उसमें बैठ के लोग रेडियो सुन रहे हैं और रडार चला रहे हैं। देखो कॉस्मिक अंतरिक्ष में गामा ने कहा कि एक एक्सयूवी दिखाई दे रही है जो बड़ी दूर है और उसमें लोग बैठ करके रेडियो चला रहे हैं और रडार चला रहे। गामा नाम था ड्राइवर का, वही तो एक्सयूवी चलाएगा गामा। यस सर। तो ये पता है क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पता है इनकी फ्रीक्वेंसी लाखों में होती है, धीरे 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 फ्रीक्वेंसी घट घट के देखो ना, रेडियो में आ जाती है 93.5 FM, 100 के पास आ जाती है हर्ट्ज। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये हम कैसे पकड़ेंगे, हम ऐसे पकड़ेंगे 400 से 750, लेमडा बढ़ रहा है कि नहीं बोलो। यस सर। ये वेवलेंथ है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप उसको 4 रेज दे दे, पूछ दे कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो बता सकते हैं कि नहीं बोली। और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, स्लोप बता दोगे कि नहीं बोलो। अली अली सर पर्पल वाली ना, पर्पल वाली, कॉस्मिक रेज का सबसे ज्यादा अरे तो वो तो विजिबल यहाँ ना होता है तुम्हारा विबग्योर। पर्पल पर्पल ये सब इसमें बात करेंगे 400 से 750 के बीच। हाँ सर, ये ब्रह्मांड की सारी रेज को मिला दी गई है, आप विजिबल इसकी बात कर रहे हैं, बस विजिबल। इसमें तो आपको ही पता है कि वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज्यादा, इसीलिए तो ट्रैफिक सिग्नल रेड बनाए जाते हैं कि 1 किलोमीटर दूर से ही देख के आप गाड़ी मुड़ा के भाग जाइए गलियों से। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है, इसमें तो पता ही है। यही तो आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 विबग्योर एक छोटा सा ग्लास लेके स्पेक्ट्रम डाल रहे हैं। वो तो कभी कभी आप अपनी टीवी भी देख रहे होते हैं और बल्ब जला दीजिए और टीवी ऑफ कर दीजिए तो आपकी टीवी में ही स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है विबग्योर। कोई भी स्पेक्ट्रम कहीं भी किसी भी ग्लास में डालेंगे विबग्योर बन। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये बात याद रहेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर वो आपने जो वो बोला ना सर, वो ट्रिक लर्न करने के लिए फिर से बोलो ना। तुम्हें पता है अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा जहां कोई नहीं रहता है वहां कॉस्मिक रेज रहती है। तो अंतरिक्ष में घूमने गए लोग तो गामा ने कहा
कि एक्स यूवी विजिबल मतलब दिखाई दे रही है, इंफ्रार बहुत दूर, और उसमें लोग बैठकर रेडियो सुन रहे हैं और रडार चला रहे हैं, मतलब उसमें सेना वाले बैठे हैं, एक्सयूवी से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। बोलो भाई अली, हो गया नाश्ता? हो गया नाश्ता? ज्यादा वेव में लॉन्ग वीडियो वेव। अरे यार तुम जैसे मन चाहे वैसे याद कर लो, क्या फर्क है। सर वो कॉस्मिक सुपरनोवा से आती है क्या? हाँ, वो अब उसका सोर्स लिखा है तुम्हारे मॉड्यूल में, हर एक वेव का सोर्स भी लिखा है, कौन कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से पाई जाती है। अब ये विजिबल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो ये कहाँ से सनलाइट हुआ, कोई ट्यूबलाइट हुआ, सोडियम लैंप हुआ, ये सब, कोई बल्ब हुआ, इस सबसे विजिबल लाइट आती है। तो इसकी बस ये खासियत होती है कि यह नुकसान नहीं करती है, बाकी सब नुकसान करते हैं। मतलब कुदरत ने क्या चीज बनाई है, इसीलिए यही तुम्हारे पास सबसे ज्यादा छोड़ दी गई। तुम्हारे अर्थ पे 99.9% यही है। नहीं तो अगर इसका कंपोनेंट घटना शुरू हो जाए, ये सब बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम लोगों का भी मुंह कान जो है वो साउथ अफ्रीका वालों के तरीके हो जाएगा। बाल ऐसे उगेंगे, सर पे लगेगा जैसे कोई झाड़ियां उगाई हैं, और उन्हें सैलून या सेंटर में नहीं कटवाना पड़ेगा, उसके लिए मशीन आएगी, जैसे खेतों में कटाई होती है वैसे तुम्हारे सर पे चढ़ के काटेगी बाल। चलो अच्छा, अब जैसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो पूछे जाएंगे, देखे तुम लोग आता है, लिखवा दे रहे हो तो बोर्ड के लिए तो लिखवाना ही पड़ेगा। पॉइंट्स ये होते हैं, रुक जाओ जरा, जैसे वेवलेंथ क्या होता है, सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट वेव। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है बताए कोई लड़का? बस माइक ऑन करके हमें बर्तन की आवाज सुना रहे हो। वेवलेंथ क्या होता है? बीच का डिस्टेंस पर टफ और क्रेस्ट के बीच। अच्छा, टफ और क्रस्ट के बीच का डिफरेंस। अरे आपको पता है कि वेव का मोशन क्रस्ट टफ होता है? बोलो। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और इसे क्या बोलते हैं? ट्रो। क्रस्ट अप ऐसे ही चलता है अपने। મમ્મી બોલો મમ્મી વેધુ બોલાવે છે। उससे तुम्हारा माइक ऑन है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस लेमडा कहलाएगी, या दो कॉन्जिक्यूटिव टफ के बीच की डिस्टेंस लेमडा कहलाएगी। ठीक है, तो क्या आप वेवलेंथ की डिफिनेशन जानते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और टफ called लेमडा। या अगर आप इसको थोड़ा सा नया भाषा में सीखना चाहें तो वो होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच आर इन सेम फेज। जैसे ये देखिए, मिनिमा पे है मैक्सिमा और ये मिनिमा पे है मैक्सिमा,
तो ये दूरी भी लेमडा कहलाएगी डिस्टेंस। बोलो। और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, the distance between 2 points which are in same phase, एक ही फेज में हो तो उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ से डिनोट करेंगे। हाँ या ना? फेज का मतलब समझते हो? यस सर। समय के साथ एक जैसे उनके साथ मोशन हो रहा हो। तो जनरली वेवलेंथ को किसमें डिटरमाइन किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में? बोलो। यस तो सर। आपको पता है कि लेमडा इज कैलकुलेटेड इन मीटर में नहीं दिया था, नैनोमीटर और पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। तो बताओ एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर। हम मीटर में पूछ रहे हैं तो 10 - 10 मीटर। सबको एसआई में बदलो। फिर उसके बाद एक नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। और एक पिकोमीटर कितना होता है? 5 10 और एक माइक्रोमीटर कितना होता है? -6 10⁻⁶ मीटर। चलिए उसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी के बारे में सुने? हेलो, यस सर। क्या होता है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताओ। नित्य, हरिप्रिया। सर आपने बोर का मॉडल पढ़ा दिया? नहीं, बोर पढ़ाने के लिए तो बोरिंग हो रही है। ओके सर। बोर का पढ़ने से पहले ये सब जानना पड़ेगा ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, क्योंकि बोर के मॉडल में लेटेस्ट चीजें आएंगी। अब बहुत डेवलप्ड मॉडल है उसका। तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। बोलो। द नंबर ऑफ वेव passing through a point, passing through a point in 1। बोलिए। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसको दिखाते कहते हैं सिंबल फ्रीक्वेंसी का। आप किससे दिखाएंगे? न्यू। यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। तो HZ लिखा रहेगा। बोलिए। हाँ या ना? नहीं बोलोगे गुस्सा? हाँ सर। हाँ तो यस सर। फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? वेवलेंथ अपॉन टाइम। अरे तो फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहे हैं। 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, ये स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी ऑफ वेव
So the distance traveled by wave in unit time. The distance traveled by wave in unit time. यूनिट टाइम में वेव द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस वेलोसिटी कहलाती है। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। उसके बाद एक टर्म आएगा वेव नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर, वेव नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ, मतलब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ सर, वेव। एक मिनट सर, नहीं सर, एक मिनट। The number of waves in unit length. The number of waves in unit length. पता है इसे किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं वो वेव नंबर। आगे बढ़। यस सर। और अगर कहीं कहीं एम्पलीट्यूड लिखा रहेगा तो एम्पलीट्यूड तो समझ रहे हो? हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड का होता है मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर ये वेव मोशन हो रहा है तो ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। बोलो भाई शाहिल। सर सर आपने वो वेव नंबर क्या लिखा है? नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। ओके सर। ठीक है बोलो। तो अगर आप चाहें तो ड्रिल 1 बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो आज का होमवर्क ड्रिल फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2। अब कोई भी पिछड़ेगा नहीं। अब ये कोई ये नहीं कहे कि मैं तो पीछे वाला कर रहा था तो आगे वाले ने मुझे रोक दिया। आज आपको पहली ड्रिल पूरी इसी पे बेस्ड है कि कहीं फ्रीक्वेंसी पूछा है, कहीं ये पूछा है, कहीं वो पूछा है, कहीं स्पीड पूछा है, कहीं ऑर्डर पूछा है वेवलेंथ का, कहीं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा है। इसी टाइप की चीज छोटे छोटे समझ गए? यस सर। यस सर। तो अब दूसरा हेडिंग डालते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ब्रैकेट में हेडिंग डाल देना मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आप एम्पलीट्यूड वापस समझा सकते हैं? क्या एम्पलीट्यूड? हाँ। मैक्सिमम हाइट। जब वेव चलती है तो क्रस्ट की जो हाइट होती है मैक्सिमम, उसे ही एम्पलीट्यूड ए कहते हैं। तो वेव थियरी की मदद से क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है बताओ?
ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है कि वेव नेचर पे? आयुष शाह। क्या आवाज नहीं आ रही है? करे पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या वेव नेचर पे? सर मुझे ब्लैक बॉडी नहीं पता है। ब्लैक हाँ। बॉडी मतलब हाँ, लिखो 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 लिखो। सर दोनों हेडिंग पे डालो। बेस्ड है। हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी। रेडियो प्लान क्वांटम थ्योरी में ब्लैक बॉडी नहीं, अब पहले ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे उसके बाद ये प्लान क्या वो ब्लैक और डार्क वाला फर्क जो होता है उसके ऊपर है? नहीं तो ब्लैक बॉडी। क्या तुमने सुना है कि दुनिया में कोई भी चीज हो, सब खेल तो रेडिएशन का ही है। हाँ, अगर किसी के अंदर से रेडिएशन निकलनी खत्म हो जाए तो वो चीज डेड हो जाती है, उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो जो दुनिया में कोई भी जो मैटर होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन का इमिशन करता रहता है और कुछ रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता रहता है, और यह प्रोसेस साइमल्टेनियस एक साथ होता रहता है। समझ गए? जैसे इसको अगर आसान भाषा में हम समझाएं तो क्या तुमको कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, या तुम्हें राहु इफेक्ट, या ग्रहण का नाम सुने हो? ग्रहण, यस सर। सूर्य ग्रहण लग गया है। अभी पटेल सुने होंगे, और जितने प्राणी ने वीडियो ऑफ किया वो सब ऑन कर लेंगे तो उनके ऊपर ग्रहण लगा देंगे तुरंत। तो आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण, तो उसको मतलब कहा जाता है कि उसमें खाना मत खाना, पानी सब फेंक देना, वो ग्रहण का पानी नहीं पीना चाहिए। वो अपनी अपनी मैथोलॉजी। अब इसका साइंटिफिक मतलब समझो। मैथोलॉजी तो ठीक है, अपनी जगह पे है, जिसको जो मन चाहे वो कर। हम तो ग्रहण में ही बैठ के दबा के खाते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ये तुम हो तो तुम्हारे शरीर से भी कुछ न कुछ रेडिएशन का हमेशा इमिशन हो रहा है, तुम्हारे शरीर से हो रहा है, और कुछ न कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, कुछ न कुछ रेडिएशन तुम एब्जॉर्ब भी कर रहे हो। और तुम भी मैटर हो, मास हो, तुम तो प्योरली मैटर हो। और मान लो ये है तुम्हारा राहु, ये राहु स्टार है। ये कहा जाता है कि राहु जब आता है तो शैतान टाइप का ग्रह होता है, आदमी के जीवन को विचलित कर देता है। तो ये राहु भी तो है, तो हमारी गैलेक्सी का एक स्टार ही है ना, ग्रह ही है। बोलो सर वो अर्थ ही है। इससे भी रेडिएशन हो रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम्हारी थॉट ऐसी है कि निगेटिव सोचते हो तो निगेटिव रेडिएशन का इमिशन तुम करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव रेडिएशन। तो अगर तुम्हारी रेडिएशन इसके रेडिएशन से मैच कर गई तो तुमको राहु इफेक्ट कर जाएगा। बोलो, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो इसका मतलब रेजोनेंस होगा, अब राहु तुम्हारे साथ मूव करेगा। तो जब आप गलत सोचते हैं तो आपके शरीर से निकलने वाले रेडिएशन गलत स्टार के रेडिएशन से मैच करती है, तो आप पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और जब आप बढ़िया सोचने लगिए तो आपकी रेडिएशन जुपिटर की रेडिएशन से मैच करेगी, तो आप पे कहा जाता है कि बृहस्पति की कृपा हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है दरअसल? हाँ सर। राहु कौन अब तुम सोचो, अब जो भी हो, तो हम कह रहे हैं लिखो, पहले हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में लिखो कि ईच एंड एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर, ईच एंड एवरी मैटर in this universe emits as well as absorb certain
यूनिवर्स लिखो, emits as well as absorb the radiation of certain wavelength simultaneously. The radiation of certain wavelength simultaneously. The radiation of certain wavelength simultaneously. मतलब इमिट भी करते रहते हैं, एब्जॉर्ब भी करते रहते हैं, सारी बॉडीज की नेचर होती है। इसे किरचॉफ्स ने बताया था, किरचॉफ्स, ठीक है। हाँ या ना, अब समझो। तो ऐसी बॉडी को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। अच्छा, ब्लैक का मतलब वो काला वाला नहीं। अच्छा, काला का भी सेंस है। काला रंग क्या होता है? सारी अपने चीजें ऊपर ऑब्जर्व कर लेता है। सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक। तो पता है आइडियल ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? तो जब तुम किसी चीज को गर्म करते हो, याद करो, तो पहले टेम्परेचर लो रहता है। तो जब तुम किसी चीज को गर्म करते हो तो पहले टेम्परेचर लो रहता है, तो जो उसकी लो होती है फ्लेम, उसका कलर कुछ और होता है, रेड होता है। और टेम्परेचर बढ़ाओ, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो ब्लू हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब बर्निंग का at- अलग अलग लेयर होता है। हाँ, एट लो टेम्परेचर पे अगर तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर लो है तो एनर्जी कम होगी, तो E बराबर hc/λ। तो लो टेम्परेचर पे लेमडा ज्यादा होगा, तो लाल रंग की दिखाई देगी। लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दो, इतना ज्यादा टेम्परेचर, तो लाल रंग की नहीं दिखाई देती है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर Blue दोगे color तो होता है। टेम्परेचर ज्यादा मतलब उससे Blue। एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो लेमडा क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो कैसी दिखाई देने लगेगी? बोलो ब्लू। याद करो। ऐसा कोई भी गैस के साथ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखे तो फिर आइडियल सर। ब्लैक बॉडी पता है किसे कहते हैं? हाँ बोलो। सर पर वो ब्लू और रेड तो वो ऑक्सीजन के मात्रा पर डिपेंड होता है कि कौन से उस पे कितना। ऑक्सीजन की मात्रा? किसी Yes. लोहे को गर्म कर रहे हो तो उसमें लोहे में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ है? अरे सर एक्सेस है कि वो एकदम गर्म गैस करना, में। कंबशन कराना एक अलग चीज होती है, हीट करना एक अलग चीज होती है। सुनार को देखो, सोना गर्म करके टेम्परेचर दे के पिघलाता है। कंबशन का मतलब होता है मेल्ट आग करने के बाद में लगाना। उसका शेप लाता है। हाँ, तो तुम जो बोल रहे हो कंबशन की बात कर रहे हो कि ऑक्सीजन के अमाउंट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को गर्म करना है तो टेम्परेचर बढ़ा तो गर्म हो जाएगी। ऑक्सीजन में तो उसे तो कंबशन कहते हैं, जलाना कर। आइडियल ब्लैक बॉडी, तुमने ये भी गौर करके देखा होगा कि भैंस जो होती है वो पानी में घुस करके लेटी रहती है दोपहर भर, लेकिन कभी गाय को देखे वो पानी में घुस के दोपहर भर लेटे हुए? नहीं सर। क्यों बताओ? क्योंकि भैंसवा ब्लैक होती है, तो जब भैंसवा ब्लैक होती है तो उसके ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो भैंसवा को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए पानी में घुस जाती है। लेकिन गाय व्हाइट होती है, बहुत कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, तो गाय को ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। यस सर। आइडियल ब्लैक बॉडी फिर किसे कहेंगे? बोलो। सर तो ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। एक सेकेंड रुको, थोड़ा फोन आ रहा है। हेलो। अरे हाँ 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 जरूर, स्टार वाली। हाँ हाँ हाँ, आज आज हम ऑफिस में आने भी वाले हैं, थोड़ा इंक भी खत्म होने वाला है आज, तो आएंगे। आज पेपर भी बनाना है।
अच्छा अच्छा ठीक। हाँ सर हम घर पे जो व्हाइट पेंट लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ White. रिफ्लेक्स, ताकि हाँ व्हाइट, ताकि मतलब गर्मी कम से कम हो। नहीं तो काले रंग से पेंट करा दो बेडरूम को, फिर एसी चलाने के बाद भी नाचोगे। तो आइडियल ब्लैक बॉडी। सर तो हाँ इसीलिए तो काली ऐसा टी होगा। शर्ट पहन, इसीलिए काली टी शर्ट पहन के नाचा भी नहीं जाता है गर्मी में, तो लू लग जाती है। तो अब सुनो, हाँ सर ये टेस्ट है वो कितने मार्क्स? अरे टेस्ट तो वही होगा, 20 क्वेश्चन सिंगल और 5 क्वेश्चन 25 को 100 नंबर का, जैसे आईआईटी का टेस्ट होता है वैसा ही होगा। अच्छा आज जा रहे हैं पेपर बनाने, मैंने बोल दिया इसलिए तुम पकड़ लिए क्या? टेस्ट का नाम याद है? 100 मार्क का होता है कि 80 मार्क का? 100 मार्क्स का होगा ना। होगा ना 120 मार्क का। हाँ पहले का छोड़ो, पहले तो इंडियन आर्मी ऐसे शक्ल देख के भर्ती कर लिया था, तुम ठीक है लंबे चौड़े हो आओ, अब क्या कर लिया जाएगा? हाँ आइडियल ब्लैक बॉडी का समझो, केयूर सर एमसीक्यू वाला। हाँ हाँ वो पहले अपना वीडियो ऑन करो, केयूर और वो दो लोग जो बोल रहे हैं, नित्य कुंज अच्छा आस्था का तो वीडियो बंद रखूं सर, मेरा आपका स्क्रीन पूरा ब्लर दिख रहा है सर। हाँ वो ब्लर ही देखो ना, क्या प्रॉब्लम। अब जरा गौर से देखो, ब्लैक बॉडी किसे बोलेंगे? दैट बॉडी which can absorb all types of radiation falling on it, जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसे क्या बोलेंगे? आइडियल ब्लैक बॉडी। बट दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सारे वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले। भाई इसका मतलब तो इनफाइनाइट तक टेम्परेचर पहुंचा जा सकता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ जैसा तुमने सुना होगा, वो सुरमा लगाते हुए देखे हो, आंखों में लोग काजल लगाते थे गांव में। यस सर। अली अली बोलो, काजल काजल लगाते हुए Yes, देखे sir. लोगों को। तो आजकल तो खैर लक्ष्मी और गार्गी तो अलग, वो काजल नहीं, पहले काजल तुम्हारे ब्लैक बॉडी के लिए मैंने जुगाड़ किया है, अभी एक सेकंड रुक जाओ। पहले काजल एक ऐसी चीज में आता था, याद है? यस सर। Yes, sir. उसको उसको ऐसे खोला जाता था, देखो ऐसे खुल गया, बोलो। हाँ, उसके बाद ऐसे दिया जला के रख दिया जाता था। तो ये जो काजल इकट्ठा हुआ है, ये जो देखो, ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। पूछो कैसे? कितना भी गर्म करो, रात भर दिया जला के छोड़ दो, ये नीला थोड़ी हो जाएगा, बोलो। तो काजल को ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन ये भी हाइपोथेटिकल हुआ। भाई दिया कितना गर्म करेगी किसी चीज को, वो रेडिएशन थोड़ी है कि इनफाइनाइट तक टेम्परेचर पहुंचा देगी। तो ब्लैक का मतलब ही काजल से ही होता है। तो जरा ध्यान से देखो, मतलब कहा जाता है ना कि काजल से काली कोई चीज नहीं होती, सुने हो? हाँ सर। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लैक बॉडी की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी किसे बोलेंगे? जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, या जो सारी रेडिएशन को इमिट कर सकती हो। अगर उसे गर्म करो तो लैम्डा गामा रे से लगाई कॉस्मिक रे से लगाई रेडियो सब वेवलेंथ की वेव को फेंक सकती हो अपने अंदर से, उसे कहेंगे ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो क्या बोलोगे? दैट बॉडी which can emit oblique absorbs all radiation, all type of radiation.
ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या कोई एक ही बोल दो, ऑफ ऑल वेवलेंथ called ideal black body. आइडियल ब्लैक बॉडी, समझ गए? तो किरचॉफ Sir. ने एक लॉ, हाँ उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने बोला था गुड इमीटर इज आल्सो गुड एब्जॉर्बर। अगर जो पूरी की पूरी रेडिएशन इमिट कर सकता है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी कर सकता है। मतलब जो सबसे ज्यादा हंसता है उसी को सबसे ज्यादा क्रोध भी आता है, इसलिए तो सबसे ज्यादा हंसता है। बोलो, जो सबसे ज्यादा दौड़ता है वो सबसे ज्यादा सोता है। मेरी बात जो दौड़ेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो गुड इमीटर इज आल्सो ए गुड एब्जॉर्बर। गुड इमीटर एक गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं, इसी को कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो दिस इज हाइपोथेटिकल। रियली में ऐसी कहां कोई बॉडी मिलेगी जो 0 से लगा इनफाइनाइट तक सभी वेवलेंथ को दे दे? बोलो, दिस इज हाइपोथेटिकल। नो एनी बॉडी इज आइडियल ब्लैक बॉडी, क्योंकि अगर किसी की वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो रेडिएशन कहां से निकलेगी भाई? कहां तक टेम्परेचर को ले जाओगे? इनफाइनाइट तक ले जाओगे। दिस इज हाइपोथेटिकल। नो एनी बॉडी इज आइडियल ब्लैक बॉडी। नो एनी बॉडी इज आइडियल ब्लैक बॉडी। कोई भी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। समझ गए? सर सर ब्लैक होल को नहीं कह सकते ब्लैक बॉडी? हाँ, कहा जाता है कि मतलब ब्लैक होल आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो भी ब्लैक होल तो खुद भी एक हाइपोथेसिस ही तो है। सर उसकी तो फोटो मिली है ना सर। अरे फोटो तो एलियंस की भी मिली है, तो हमें कोई जादू दिखाओ ऋतिक रोशन वाला जो मेरी आंख की रोशनी ठीक कर दे। चलिए हम सर वेंटा ब्लैक का क्या हुआ? वेंटा ब्लैक का क्या? अब देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहा जा सकता है theoretically या hypothetically it is said that black hole is ideal black body। कुछ भी डालोगे एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ गए? हमारी गैलेक्सी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है 1 सेकंड। तो लिख सकते हो कि हाइपोथेटिकली ब्लैक होल इज आइडियल ब्लैक बॉडी। अच्छा, हमको क्या पता ब्लैक होल के अंदर क्या है? हाँ, लेकिन इसीलिए तो करे हाइपोथेटिकली। हम एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थोड़ी है ब्लैक होल। नहीं तो स्टीफन हॉकिंस को भी नोबेल प्राइज नहीं मिल गया होता। सर अब अंतरिक्ष विज्ञानी लोग शुरू हो गए, हमें अब पूरे एटमॉस्फेयर की बातें समझाएंगे। आज चैप्टर भूल जाएंगे। सर हाँ बोलिए। वेंटा ब्लैक का क्या? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना है, न कभी आईआईटी में आया है सर न वो कभी आया। वेंटा ब्लैक अर्थ का सबसे डार्केस्ट ब्लैकेस्ट मटेरियल। नहीं वही कर रहे हैं, तो हम तो कर रहे हैं कि ये तो आईआईटी के सिलेबस में नहीं मानव। वो तो सर मैंने सिलेबस नहीं देखा तो मुझे नहीं पता, पर हाँ तो लिख लो तुम, वेंटा ब्लैक लिख लो, ब्लैक होल लिख लो, अर्थ का सबसे डार्क मटेरियल लिख लो, यूनिवर्स का सबसे डार्क मटेरियल लिख लो। लेकिन जब ये लिख दिया गया कि दिस इज हाइपोथेटिकल, अब तुम पत्थर को भगवान मान के प्रकट कर दो, किसी को भगवान मान के प्रकट कर दो, तो हमको तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चाहिए ना। हाँ, तो किरचॉफ ने बोला था कि इसीलिए कहा था कि अगर कोई ब्लैक बॉडी होगी तो अगर जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है वो सब कुछ इमिट कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि गुड इमिटर इज आल्सो अ गुड एब्जॉर्बर। सर तो फिर सन क्या एब्जॉर्ब करता है? ऐसे देखने जाए तो वो एडमिट करता है इतना सारा। हाँ, ये बात तो ये सोचने वाली है कि सन तो सब कुछ इमिट करता है, तो क्या सब कुछ मतलब क्या इमिट करता है?
क्या सारे सन से सारे 0 से इनफाइनाइट वेवलेंथ की रेडिएशन आ सकती है क्या? नहीं सर। वो मोस्टली तो ऐसी बॉडी जिसको गर्म करने पर दुनिया की सारी वेवलेंथ मिल जाए 0 से इनफाइनाइट, उसी को कहेंगे ब्लैक बॉडी। तो क्या कोई है क्या? पता नहीं सर। हाँ, तो देखो कुछ एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है ब्लैक बॉडी। उसमें किया क्या जाता है कि ये जो मुंह होता है इसका, माउथ, इसकी जो साइज होती है वो इस पे गिरने वाली वेवलेंथ की ऑर्डर कर रख दिया जाता है। अब एक बात होता है, एक बार इसमें वेव घुस गई, अब वेव रिफ्लेक्ट यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां, तो निकलने के चांसेस 0% के करीब हो जाते हैं, 0.1%। बोलो हाँ। यस सर। तो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी ऐसे बनाई जाती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसका जो माउथ है, होल, ये वेवलेंथ ज्यादा बड़ा ना हो। जैसे बच्चे क्या करते हो, बच्चे कभी खिड़की में अपनी मुंडी डाल के फंसा लेते हैं, उसके बाद मुंडी उनकी निकलती ही नहीं है बाहर, तो वेल्डिंग वाले को बुला करके खिड़की को तोड़वाना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, तब बच्चों की मुंडी बाहर आती है। अब वो पता नहीं कैसे मुंडी डाल तो लिए लेकिन निकल नहीं रही है। तो वैसे ही आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडीज हैं बहुत सारी, जिनमें ये रिफ्लेक्टर मटेरियल लगा दिया जाता है कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दें, और जब इनमें कोई वेव जाती है तो वेव जाने के बाद फिर दोबारा इतना छोटा ये छेद है कि फिर अगर यहाँ टकराए और लौट करके ऐसे सीधा है तभी तो इससे निकल सकती है, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि निकल जाए। मतलब एक ऐसी चीज बनाओ आर्टिफिशियल जिसमें चला तो जाए लेकिन निकल ना पाए, तो तुम ब्लैक बॉडी के काफी करीब हो सकते हो। ठीक है, तो ये किरचॉफ ने बोला था, और इसके लिए एक लॉ होता है, उसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी बराबर कांस्टेंट। तो ये आपके ग्राफ भी दिया गया है। ये वही चीज है कि अगर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा करेंगे तो लैम्डा मैक्स अपने आप कम हो जाएगा। देखो, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब टेम्परेचर लो रहेगा। बोलो, इसे कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसे कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। गुड इमीटर इज आल्सो ए गुड अब्जॉर्बर, ये होता है किरचॉफ्स लॉ। और लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दोनों लॉ जरूर लिख लीजिए, कभी कभी आपको यही दे के पूछ देता है ये कौन सा लॉ है। तो क्या ब्लैक बॉडी समझे भाई हर्षन कुमार? तो एकदम ब्लैक बॉडी को नाला धुला के एकदम बिल्कुल व्हाइट कर सकते हो। तो केयूर बंद कर दो, दूसरे क्लास के बच्चे आने लगे।